ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसके कांटे ना हो, और जो आपके हाथ में है अगर वो कांटे रह गए तो उसको फेंक देना और नया पौधा लगाना इज फार बेटर। क्योंकि जो कांटा होगा वो आपको सिर्फ नुकसान, आपको अकेले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो क्या होगा, आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कांटा है। अब उसको ये चीज़ें फीलिंग नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गुलाब के अंदर अपनी एक फीलिंग होती है, उसको देखने के बाद लोगों को अलग सी फील होती है। लेकिन वही चीज़ अगर आपके हाथ में कांटा दे दिया जाए या फिर कांटे की पूरी छड़ी दी जाए तो वो आपको फील करवा देगा कि वो कांटा क्या चीज़ है। वो आपको नहीं, साइड वाले लोगों को भी ऊपर भी नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे डाइवोर्स से रिलेटेड है। और डाइवोर्स से रिलेटेड भी आपके टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो सारे ग्राउंड जो कि अवेलेबल है एक हस्बैंड को, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी दिन से कुछ क्वेरीज आ रही थी, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या दोनों मियाँ बीवी मतलब जो हैं दोनों पार्टी टू द मैरिज हैं, उनकी कंसेंट के बिना भी भारत में ऐसा कोई कानून है जिसके तहत उनका डाइवोर्स करवाया जा सके। तो उनका जवाब यही था, खुद का क्वेश्चन था, उनका जवाब यही रहता है कि बिना वाइफ की कंसेंट के एक हस्बैंड या फिर बिना हस्बैंड की कंसेंट के एक वाइफ जो है वो डाइवोर्स नहीं ले सकती है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो उनका जवाब है ये 1001% गलत है। जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अपने आप में एक डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी पार्टी को एक तरीके से क्रुएलिटी कमिट करने के पर्पज से नहीं बनाया गया है कि दूसरी पार्टी उसका सफ़र करता रहे। तो आपकी बात भी जायज़ है, क्योंकि इंडिया में कानून ये भी बना हुआ है कि दोनों की कंसेंट से भी जो शादी है उसको तोड़ा जा सकता है। अब पुराने समय में क्या होता था कि जब भी शादी को तोड़ना होता तो एक ही रास्ता वहाँ पे होता था, शादी को डिसोल्व होने का एक ही रास्ता था, वो होता था अपना कि दोनों जो पार्टी टू द मैरिज है उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो शादी टूट सकती थी। और उसके बाद भी क्या है कि विडो रीमैरिज का या फिर जो विडोअर था उसके केस में कुछ ऐसा साइलेंस है सब कुछ, कि उसके रिगार्डिंग कोई लॉ आपका कुछ बना नहीं है। तो पुराने टाइम पे आपके विडो रीमैरिज का कंसेप्ट नहीं हुआ करता, बाद में विडो रीमैरिज का कंसेप्ट लेके आए थे। तो यही चीज़ें आपकी हिंदू लॉ के अंदर भी फॉल करती हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर भी बताई गई है। तो देखिए, हिंदू लॉ के अंदर एक हस्बैंड जो है वो कब अपनी वाइफ से बिना वाइफ की कंसेंट के, जहां पे वाइफ ये बोलती है कि मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगी, क्या फिर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ कि हस्बैंड को उसको डाइवोर्स मिल सके? वो कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो हस्बैंड कोर्ट में रखेगा जिसके बेस पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बिना उस वाइफ की सहमति के भी तलाक ले सकता है? तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि क्या इंडिया में पति जो है वो इस तरीके से तलाक ले सकता है अपनी वाइफ से, जहां पे वाइफ जो है वो इस बात को लेके खुश ना हो कि वो ना तो अपना डाइवोर्स लेना चाह रही है और ना ही अपने उस हस्बैंड के साथ रहना चाह रही है। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर डील करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूं और मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता रहे कि हाँ, आप तक मेरी जो बातें हैं वो पहुंच रही हैं, आप उसको कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप मेरे को डायरेक्टली किसी लीगल फील्ड से जुड़ी जानकारी चाहते हैं या फिर किसी तरीके की लीगल एडवाइस चाहिए किसी मैटर को लेके, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, जिनके आईडी का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइवोर्स का। अब डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे शादी है, 7 जन्म का साथ बोला जाता था कि एक बार अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो क्या है कि 7 जन्म का साथ रहेगा, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक भगवान की मर्जी ना हो। एक तरीके से भगवान का मर्जी मतलब कि एक पार्टी की डेथ ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जा रहा है उसी तरीके से आपका क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे नई बातें निकल के आ रही है जिनकी वजह से क्या है कि आजकल के टाइम में अभी डाइवोर्स के केस बहुत सारा बढ़ रहे हैं। तो आप सबको भी पता होगा, जो भी लीगल फील्ड से जुड़े लोग हैं या फिर जो नॉन लीगल फील्ड के लोग हैं उनको भी पता होगा कि इस टाइम पे कोर्ट के अंदर कितने केसेस डाइवोर्स के चल रहे हैं। तो उनके अंदर क्या वो ग्राउंड्स होंगे जिस बेस के ऊपर क्या वो बेस बनाए जा सकते हैं, कौन सी वो बातें जिनके बेस पे तलाक मिलता है। उनके अंदर आपकी ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे 2 थ्योरी आती हैं। अब जो थ्योरी की बात करेंगे कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके अंदर आपको बहुत सारी बातें रखनी है, जिनके तहत जिसके बेस पे उनको डाइवोर्स मिलेगा। तो एक बार आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं हट जाता हूँ।
ये सारी बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डाइवोर्स का असली मीनिंग क्या होता है। अब डाइवोर्स का असली मीनिंग होता है कि जो शादी हो रखी है उसको लीगल तरीके से किसी तरीके से तोड़ा जाना, टू एंड द मैरिज, कि मैरिज को खत्म कैसे किया जाए। एक्चुअल डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज आपका बोला जा सकता है। तो हमारे मनु जी थे, मनुस्मृति वगैरह आपने सुनी होंगी, तो उनमें मनु जी का नाम आता है, जो कि बोलते थे द ओनली वे टू एंड द मैरिज इज द डेथ ऑफ द वन स्पाउस। वो यही बोलते थे कि एक ही रास्ता हो सकता है शादी को तोड़ने का, और वो रास्ता है किसी भी पार्टी टू द मैरिज की डेथ का हो जाना। अब जिसकी भी डेथ हो जाएगी वहां पे बोला जा सकता है कि उस केस के अंदर उसका यहाँ पे डाइवोर्स हो सकता है। दूसरा आपका आज के अगर पर्सपेक्टिव में, एस्पेक्ट्स में देखें तो लीगल डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज की बात करते हैं। फिर बात की गई है टर्मिनेशन ऑफ द मैरिटल यूनियन, क्योंकि जो शादी है वो अपने आप में टू स्पाउसेस का क्या है, एक यूनियन है। तो यूनियन की हम लोग जब बात करेंगे तो उसका मैरिटल यूनियन बोला जाएगा, और उसका टर्मिनेशन कर देना अपने आप में क्या है कि डाइवोर्स कहलाएगा। उसके बाद बात करी गई है टू एंड द मैरिज, की मैरिज को कैसे जो है खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपकी आ जाती हैं अपने डाइवोर्स के अंदर। अब बात आती है आपकी कि क्या क्या वो थ्योरीज रहेंगी जिनके बेसिस के ऊपर, जिनके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स आपके दिए जाएंगे जो कि शादी का एक ग्राउंड बनेंगे। उनके अंदर एक आपका है गिल्ट थ्योरी, ऑफेंस थ्योरी जिसको बोलते थे। दो थ्योरी मेन हम आज डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी आपको किसी डे पे आपको अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपका क्या हो जाएगी, एक लेंथी वीडियो हो जाएगी। बात करते हैं अपने थ्योरी ऑफ, अगर डाइवोर्स की बात करें तो गिल्ट थ्योरी की बात करी गई है। मतलब कि किसी न किसी एक पार्टी टू द मैरिज ने गिल्ट किया, मतलब कि वो गिल्टी है, उसने किसी तरीके का कोई ना कोई ऑफेंस कर रखा है या फिर इस तरीके का कोई एक्ट कर रखा है जो कि क्रिमिनल तरीके से, एक तरीके से दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो वो अपने आप में ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। तो वहां पे बात करी गई थी गिल्ट थ्योरी या फिर ऑफेंस की, जो कि इंग्लिश लॉ में या फिर आपके स्टेट ऑफ यूएसए और आपके जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे उनके अंदर 19th सेंचुरी के अंदर इसको ज्यादा फॉलो किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखें, अब इसके अंदर फोल्ट थ्योरी नाम रखा गया, उसका रीनेम कर दिया गया, उसको फोल्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऑफेंस थ्योरी का मतलब हुआ कि कुछ न किसी तरीके का, इस तरीके का कोई ऑफेंस किया गया था जो कि या तो हस्बैंड को, हस्बैंड की फैमिली को, या फिर स्पाउस की फैमिली और सोसाइटी के अंदर उसके किसी तरीके से ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर आता था। जैसे कि किसी पार्टी ने रेप कमिट कर दिया, या फिर एडल्ट्री कमिट कर रही है, या फिर इस तरीके का कोई आपका एक्ट कमिट कर रही है जो कि इफेक्ट करती है पूरी सोसाइटी को। तो उन सब चीज़ों को, या फिर किसी का मर्डर कर दिया हो एक पार्टी टू द मैरिज ने, या फिर बेस्टिलिटी, इस तरीके का कोई भी ऑफेंस करता हो, या फिर जो शादी से जुड़े आपके वचन होते थे पुराने टाइम पे जो अभी भी चल रहे हैं, उनमें से किसी ने ब्रीच कर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपके आती थी ऑफेंस या फिर गिल्ट के अंदर। लेकिन अगर वो पार्टी इंसैनिटी की वजह से या फिर पागल है जिसको बोल सकते हैं, इस तरीके का अगर फॉल्ट है, तो वो उस पार्टी का ऑफेंस कहाँ से हुआ? बाय बर्थ अगर दूसरी पार्टी के अंदर कमी है तो वो अपने आप में एक फॉल्ट या फिर आपका ऑफेंस या फिर गिल्ट नहीं बोला जा सकता है। उस वर्ड को हम लोग फॉल्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉल्ट मतलब कुछ कमी। अब कमी के अंदर आपकी एक होती है कॉन्शियस, दूसरा होता है प्रोविडेंशियल। अब एक तरीके का कॉन्शियस मतलब कि एक माइंड है और वो उसने जागृत रूप से जानबूझ के किसी न किसी तरीके का कोई ऑफेंस कर रखा है। अब इसके अंदर आपकी जानबूझ के वर्ड को भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि जानबूझ के करा हो या फिर नहीं करा हो इस तरीके का एक्ट जिसकी वजह से अदर पार्टी टू द मैरिज और सोसाइटी उससे इफेक्टेड हो रही है, तो वो भी आपका अपने आप में फॉल्ट के अंदर आएगा, मतलब कि वो अपने आप में एक कमी है। दूसरी बात करी गई प्रोविडेंशियल के अंदर कि जैसा कि नेचुरल उसके अंदर किसी तरीके की कुछ कमी हो, जैसे कि इंसैनिटी का होना, या फिर कोई ऐसा स्पाउस है जो कि एक तरीके से नॉट एबल टू हैव द चाइल्ड है, तो उस केस के अंदर आपका प्रोविडेंशियल आ जाएगी। बात करते हैं इसके अंदर की कौन कौन से वो एक तरीके की आपकी ग्राउंड हो सकते हैं जिनके बेस पे जो है फोल्ट थ्योरी के तहत आप तलाक ले सकते हैं। तो जिसके अंदर आपकी पहली चीज आती है क्रुएलिटी का। अब क्रुएलिटी क्या होता है? किसी पार्टी की हैरेसमेंट किया जाना। जैसा कि हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हस्बैंड के पास वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि वो वाइफ से तलाक ले सकता है। तो मतलब वाइफ ऐसी है जिसने इस तरीके का कोई एक्ट किया जो कि उस हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को किसी तरीके से क्रुएलिटी के अंदर लेके जा रहा है, चाहे वो आपका मेंटली क्रुएलिटी के अंदर आए, चाहे वो आपका एक तरीके से आपकी फिजिकल क्रुएलिटी के अंदर आए। फिजिकल क्रुएलिटी जैसे होती है डीवी एक्ट के अंदर आपका आता है कि अगर एक वाइफ किसी की वो उसकी सास को या फिर अदर मेंबर ऑफ द फैमिली को अगर एक तरीके से इफेक्ट पहुंचाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उस वाइफ के ऊपर भी केस चल सकता है। साथ में जो हस्बैंड है वो तलाक का केस भी लगा सकता है। दूसरी बात आती है अपनी मेंटल क्रुएलिटी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक बल्क भरा पड़ा है जिनके ग्राउंड पे हस्बैंड के पास इतना राइट है कि वो डाइवोर्स फाइल कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर यही आपका मेन मुद्दा रहेगा इसके अंदर, जैसे फॉल्स एलिगेशन ऑफ द एडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगेंस्ट द हस्बैंड। अब अगर कोई वाइफ ऐसी है जिसने कि इस तरीके का कोई भी एलिगेशन लगाया अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
मतलब कि वो एक शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी किसी लड़कियों से उसका चक्कर चल रहा है, सीधी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़। दूसरा, या फिर उसने कि दूसरी किसी महिला के साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, एडल्ट्री का अगर झूठा चार्ज लगाया, उसके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि इस तरीके का इसका कहीं ना कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, तो ये अगर वो प्रूव नहीं कर पाती कोर्ट के अंदर तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा। या फिर किसी सोसाइटल बेस पे वो उसके खिलाफ इस तरीके का आपका एलिगेशन लगा रही है एडल्ट्री या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, या फिर वो इस तरीके का एलिगेशन लगाती है कि मेरा मैरिटल रेप हुआ है, या फिर उसके ऊपर 377 मतलब बोले तो अननेचुरल ऑफेंस के अगर झूठे चार्ज लगाती है, झूठे एलिगेशन लगाती है, जिसकी वजह से उस पति को एलिगेशन की वजह से क्या है कि मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, सोसाइटी में उसको हार्म हो रहा है, या फिर उसको क्या है कि एक तरीके से अपमान हो रहा है, डिफेमेशन है, तो ये सारे के सारे अपने ग्राउंड बनते हैं कि इस बेस के ऊपर जो है वाइफ से तलाक लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि अगर उस वाइफ ने उस हस्बैंड के ऊपर झूठे चार्ज लगाए हैं कि इसने झूठा डिमांड कर रहा है, डोरी की, दहेज की मांग कर रहा है, अननेचुरल तरीके से अनवांटेड आपका जो चीज़ें थी उनकी डिमांड कर रहा है, या फिर वो उसके ऊपर इस तरीके का चार्ज लगाती कि तो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एक तरीके से वो ऐसा पर्सन है जो कि उसको बच्चे नहीं हो सकते हैं, इस तरीके का कोई चार्ज लगाए। मेनली इसके अंदर आपने डिस्कस किया, एक तो फॉलो आपके झूठे एलिगेशन एडल्ट्री के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, मैरिटल रेप के, अननेचुरल ऑफेंस मतलब सेक्शन 377 के, प्लस उसके ऊपर आपने चार्ज लगाया डोरी डिमांड के झूठे कि हाँ इसने डोरी डिमांड करी, इस एवज में मेरे साथ ये क्रुएलिटी कर रहा है, जिसको कि बाद में वो किसी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाती। साथ में अगर वो बोलते हो इंपॉर्टेंसी के रिगार्डिंग। थर्ड नंबर पे आता है कि वो हस्बैंड के ऊपर इस तरीके का चार्ज लगाती है कि मेरा हस्बैंड क्या है, ड्रिंकनेस, मतलब एक तरीके से बहुत एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है जिसके बाद मेरे साथ मारपीट करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रखा हो, तो वो अपने आप में अगर झूठा पाया गया तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। फिर बात करते हैं थ्रेट टू कमिट सुसाइड। अगर कोई वाइफ किसी तरीके की सुख सुविधा को लेके या फिर घर में किसी तरीके की दूसरी चीज़ों को यूज करने को लेके अगर उसके ऊपर रोक टोक लगाई जाती है, उसके बाद अगर वो थ्रेटनिंग करती हो, मतलब डरा धमका रही है हस्बैंड या फिर हस्बैंड की फैमिली के किसी मेंबर को कि अगर ये चीज़ मेरे को यूज़ नहीं करने दी गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी, तो उस तरीके का ये भी चीज़ आपकी किसी भी चीज़ को लेके अगर सुसाइड करने की धमकी दी जाती है तो वो धमकी देना अपने आप में एक ग्राउंड होगा, क्योंकि ये क्या है, हस्बैंड को मेंटली हरेस करता है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटली हरेसमेंट के सारे ग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो सुसाइड करने की झूठी धमकी देना, सच्ची धमकी देना, इवन ये भी आपका क्या है, अपने आप में कोर्जन बोल सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, गलत तरीके से उसको प्रभावित किया गया है, जो कि उसके बिजनेस में, फैमिली की लाइफ में, खुद की लाइफ के अंदर किसी तरीके की डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो अपने आप में ये ग्राउंड हो जाएगा सुसाइड करने की झूठी धमकी देना। बात आती है उसके बाद एब्यूजिव लैंग्वेज कि हस्बैंड के खिलाफ या फिर हस्बैंड की फैमिली के ऊपर अगर वाइफ ने किसी तरीके का एब्यूजिव मतलब गलत तरीके की भाषा का प्रयोग कर रखा है, या फिर इस तरीके का मिसबिहेव करती हो फैमिली के साथ या फिर हस्बैंड के साथ, तो वो अपने आप में एक ग्राउंड रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में क्या है कि मेंटली हरेस करता है हस्बैंड को और उसके फैमिली वालों को। फिर बात करता है एक्सेसिव डिमांड ऑफ द फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप। सेक्सुअल एक्ट को लेके अगर एक्सेसिव डिमांड है जो कि उस हस्बैंड को गलत तरीके से इफेक्ट कर रही है, फिजिकली तरीके से उसको एक तरीके से इम्पेयरमेंट कर रही है, उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आपकी बाधा डाल रही है, तो इस तरीके का, या फिर उसको मेंटली प्रेशराइज कर रही है, तो ये सारी चीजें आपकी, ये छठा ग्राउंड था जो कि एक्सेसिव डिमांड के रिगार्डिंग था, तो वो भी अपने आप में एक मेंटल हैरेसमेंट का ग्राउंड बनता है। फिर बात आती है आपकी रिफ्यूज टू हैव द चाइल्ड और बाइगमी। अगर उस वाइफ ने या तो बाइगमी कर दी, मतलब कि हस्बैंड को बिना बताए दूसरी जगह पे कहीं पे भी शादी कर लेती है, या फिर वो किसी और पर्सन के साथ लिव इन रिलेशन में रह जाए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द मैरिज, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मैरिज, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैरिज। मैरिज पहले वाली आपकी एग्जिस्टेंस में है, फिर भी वो किसी और के साथ अगर एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो भी अपने आप में हस्बैंड को क्या है कि मेंटली हरेस करता है, उसका कहीं ना कहीं डेफेमेशन होता है सोसाइटी के अंदर। उसको हम लोग एडल्ट्री के साथ भी पढ़ेंगे बाद में। अभी बात आती है कि उसने अगर बच्चे पैदा करने से एक तरीके से अगर मना कर दिया, कहीं ना कहीं आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है 21, तो ये उसको राइट तो देता है, लेकिन जो मेन पर्पज ऑफ द मैरिज है टू हैव द चाइल्ड या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड, वो तो पूरा नहीं हो रहा ना, तो उस वजह से भी क्या है कि मेंटली हरेस करेगा, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है हस्बैंड की फैमिली का वंश आगे नहीं चलेगा जब तक बच्चे नहीं होंगे। तो उस केस के अंदर अगर वो जो वाइफ है वो मना करती है उसको बच्चे पैदा करने से, या फिर वो इस तरीके की कोई टैबलेट वगैरह यूज करे N72 एक्सेट्रा, उसकी वजह से अपनी प्रेगनेंसी को बार बार खत्म कर लेती है, तो वो भी क्या है, इवन इसके अंदर एक चीज आएगी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड था, तो उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, अपना हस्बैंड के पास एक ग्राउंड हो जाएगा कि वो डाइवोर्स फाइल कर सकता है। बात आती है थ्रेट टू वायरल द ऑडियो और वीडियो, या फिर हस्बैंड के खिलाफ किसी तरीके का आपका कोई भी वीडियो या फिर आपकी ऑडियो आपके पास है, और वो जो वाइफ है वो उस हस्बैंड को धमकी देती है उस ऑडियो या फिर वीडियो को कहीं पे भी वायरल करने की, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक साइबर क्राइम के अंदर तो आता ही है, साथ साथ में ये अपने आप में ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का,
चाहे उसके अंदर किसी तरीके की कुछ भी बातें कर रखी हो, उन सबको वायरल करने की धमकी देना सेक्शन 503, 506 के अंदर एक ऑफेंस की गिनती में आता है आईपीसी के अंदर, जो कि आपको 2 साल के लिए सजा का भाग्यवान भी बना सकता है। तो इसके अंदर जितने ग्राउंड करे गए हैं ये सारे अपने आप में क्या है, क्राइम भी बोले जा सकते हैं कि ये हस्बैंड के खिलाफ आपने क्राइम भी किया है, और उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, इसको डाइवोर्स का ग्राउंड भी बोल सकते हैं। बात आती है कुछ केसेस के अंदर, ग्राउंड नहीं दिया गया बुक्स के अंदर स्पेसिफिकली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस के अंदर बहुत बार, अभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि वाइफ क्या करती है, हस्बैंड को प्रेशराइज करती है उसके फैमिली मेंबर से अलग रहने के लिए। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। अगर वो वाइफ उस हस्बैंड को गलत तरीके से उसको अपने पेरेंट्स से अलग होने की धमकी देती है, अलग होने के लिए उसके ऊपर प्रेशराइज डालती हो, तो ये सारे के सारे ये अपने आप में ये ग्राउंड जो बनेगा वो डाइवोर्स का वाइफ के अगेंस्ट बन सकता है। बात आती है बहुत सारे केसेस की, और एक तरीके से एक और मोर आपका ग्राउंड रहेगा जिसके अंदर बोला गया है कि बच्चों के साथ या फिर उसकी पेरेंट्स जो हैं उनके साथ इल ट्रीटमेंट करना, मतलब गलत तरीके से उनका बिहेव करना, उनको गलत तरीके से ट्रीट करना, ये अपने आप में ग्राउंड रहेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे अपनी नेम कॉलिंग के रिगार्डिंग कि हस्बैंड का अलग तरीके से कोई भी एब्यूजिव नेम निकाल दिया, ऑब्सीन नेम उसका निकाल के बैठ गए। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का केस था जिसके अंदर एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को जैसे आलू बोल रही थी, या फिर उसको एक तरीके से उसके ऊपर उसने अपने कोई नाम निकाला था निक नेम, जैसा कि मोटू बोलने लगी थी वो ज़्यादा साइज मोटा होने की वजह से, या फिर कोई अगर सांवला कोई है तो उसको कालू जैसा इस तरीके का वर्ड निकाला जाना अपने आप में क्या है, मेंटली हैरेस करता है हस्बैंड को, जिसके बेस पे जो हस्बैंड है वो केस फाइल कर सकता है वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स के लिए। तो ये अपने आप में एक क्राइम भी होगा और डाइवोर्स का ग्राउंड भी होगा। इनके अंदर क्या होता है कि लॉ हमारा बोलता है कि इन पर्सन्स को, मतलब वाइफ को, ऐसा कुछ करने के ऊपर वाइफ को सजा भी हो सकती है जो उसने ऑफेंस करा उसके लिए, और प्लस ये आपका डाइवोर्स के लिए भी फाइल कर सकते हैं, हस्बैंड को उसके ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स भी मिल जाता है। तो ये सारे ग्राउंड थे जिनके अंदर अब केस की बात करी जाए तो केसेस आपके बहुत सारे, विलियम वर्सेस विलियम का केस की बात करते हैं, रसेल वर्सेस रसेल है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑक्सफोर्ड का केस है, समर घोष वर्सेस जया घोष का केस है, जो कि मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आपका डील करा गया है, और जो कि मेंटल क्रुएलिटी के बेस पे क्या है कि उस हस्बैंड को यहाँ पे डाइवोर्स दिलवा सकता है। तो ये ग्राउंड थे आपके क्रुएलिटी के अंदर जो कि बात करते थे मेंटल क्रुएलिटी की। फिजिकल की बात करें तो इस तरीके से अगर उसके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव करे जिससे कि फिजिकली तरीके से उसको कुछ नुकसान हो रहा है, हस्बैंड को पीटती हो, कोई बॉडीली इंजरी उसको कमिट करी गई हो, तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने एक माइनर एक्ट था यूपी के लिए हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भोपाल और इंदौर इस टाइम पे क्या है कि वाइफ सबसे आगे हैं पूरे देश के अंदर अपने हस्बैंड्स को पीटने में। तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये छपा था कि इस तरीके का एक्ट आपका बहुत हो रहा है। सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस वुमेन का जो था उनके केस के अंदर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्ट जो है इस तरीके से ना कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनका मिसयूज करती हैं वुमेन और उनको यूज करती है हस्बैंड के खिलाफ गलत तरीके से। तो ये सारे के सारे अपने आप में एक ऑफेंस की डेफिनेशन में आते हैं जो कि ग्राउंड बनते हैं डाइवोर्स के। उसके बाद बात हम करते हैं इसके अंदर बहुत सारे और केसेस की, जिनके अंदर जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को पाया था केस के अंदर कि वो क्या करता है कि शादी करके किसी जगह पे रह रहा होता है, उसके बाद वो खुद किसी दूसरी जगह पे चला जाता है जॉब के पर्पज से। उसके बाद वो जब वापस आता है बिना उसकी वाइफ को बताए, जैसे सरप्राइज के तौर पे, तो वो देखता है कि वो जो वाइफ है उसके रिलेशनशिप थे या तो उसके खुद का जो उसका कजन नेफ्यू था उसके साथ, या फिर जो एक वॉचमैन था उसके साथ। तो ऐसा बेड पे उनको पाया जाना अपने आप में क्या था, एक ग्राउंड का डाइवोर्स बोला गया था, जो कि एडल्ट्री के अंदर डाला था, और साथ में उसके ऊपर क्या था, अपने आप में एक मेंटल प्रेशर के अंदर डालता था। तो ये सारे ग्राउंड बनते थे मेंटल क्रुएलिटी के। अब दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं अपने केस एडल्ट्री के केस के अंदर। अब एडल्ट्री क्या चीज़ है? एडल्ट्री को पहले सेक्शन नंबर 497 आईपीसी के अंदर आपका बताया गया था, अभी भी है वो, लेकिन अभी उसको वॉइड आपके वॉइड एक तरीके से डिक्लेयर कर रखा है कि वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है। पहले क्या होता था, जब भी किसी वाइफ का किसी तीसरे पर्सन के खिलाफ, अगर जो कि मतलब आउट ऑफ वेडलॉक था, शादी से बाहर, मतलब ए और बी दो पर्सन है जिनकी शादी हो रखी है, अब जो बी है लड़की, उसके रिलेशनशिप है किसी थर्ड पर्सन से, तो ये जो हस्बैंड है उस थर्ड पर्सन के खिलाफ आपका केस फाइल कर सकता था, उसने उसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री कमिट करी है। लेकिन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि जो इस तरीके के रिलेशनशिप है इनके अंदर आपका एडल्ट्री जो है अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन ये अभी भी क्या है, अभी भी एक ग्राउंड रहेगा डाइवोर्स के लिए। तो ये चीज इसके केस के अंदर बोलेगी थी कि एडल्ट्री डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट रिमेन्स ए ग्राउंड फॉर दी मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर आपका डाइवोर्स का केस रहेगा। अब साथ में एक चीज आ जाती है कि उसके बाद जैसा कि लिव इन रिलेशन के अंदर रहते हैं तो वो भी अपने आप में क्या है कि इन द नेचर ऑफ द मैरिज बोला जाता है। तो इन द नेचर ऑफ मैरिज बोला जाना अपने आप में क्या चीज़ है कि बायगमी की डेफिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं फॉल कर जाता है।
अब उस चीज़ को भी क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल एक्ट अगर उस सेकंड वाइफ के साथ हस्बैंड ने कर रखा हो या फिर उस वाइफ ने दूसरे किसी पर्सन के साथ इस तरीके के रिलेशन आपके बना रखे हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स के अंदर आएगा, जो कि अपने आप में ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। तीसरे नंबर पे बात करी गई है डिजर्शन की। डिजर्शन का मीनिंग होता है किसी भी वाइफ ने बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के अपने हस्बैंड को है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब कि एक तरीके से त्याग देना। अब त्याग देना हो सकता है एक्चुअल वे में भी हो सकता है कि वाइफ जो अब अपने घर ही चली गई हो छोड़ के उसके हस्बैंड को। दूसरा उसको विलफुल हो सकता है कि जानबूझ के रहती तो वहीं पे ही है या फिर आसपास रहती है, लेकिन जानबूझ के इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रही है जिससे कि लगे कि ना तो वो अपने जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है, शादी करने के बाद जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो निभाती नहीं है, जानबूझ के वहां से भागती हैं उस जिम्मेदारी से, तो वो अपने आप में विलफुल डिजर्शन आएगा। तीसरा बोलता है कंस्ट्रक्टिव सॉरी कंस्ट्रक्टिव मतलब कि बोले तो कि इन द नेचर ऑफ द रियल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल नहीं है वो। एक्चुअल बोले तो कि मतलब उस जगह को छोड़ के तो नहीं गई है, दोनों रहते तो एक ही छत के अंदर है, उसी छत के नीचे रहते हैं, एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर, लेकिन जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती हैं शादी की उनको परफॉर्म नहीं कर रही है। जैसे टू हैव द फिजिकल रिलेशनशिप है, या फिर उसके हस्बैंड की केयर करना है, या फिर उसको खाना देना और सारी जो भी फिजिकल नीड्स हैं, या फिर आपकी जो उनकी हर एक वो नीड, हर एक वो ऑब्लिगेशन जो कि इम्पोज करी जाती है शादी के टाइम पे, उन सबको अगर वो परफॉर्म नहीं करती हैं लेकिन रहती साथ में ही है, तो वो अपने आप में कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन के अंदर आ जाएगा। सॉरी कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूट का प्रोविजन आ जाता है तो बीच में, तो वो दिमाग में आ जाती है। यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक केस है अशोक कुमार वर्सेस शबनम 1980 दिल्ली का, कि वाइफ ने घर छोड़ दिया था क्योंकि उसको लगातार क्या है कि डोरी डिमांड होती थी। तो ये जो हस्बैंड है उनको गिल्टी ऑफ द क्रुएल्टी भी बोल सकते हैं, और डिजर्शन यहाँ पे हस्बैंड ने किया ना कि वाइफ ने एक तरीके से कर रखा था, तो ये एक तरीके से केस आ जाता है। उसके बाद अपना एक विलफुल नेग्लेक्ट है कि उसका जो पर्पस है वो इंटेंशनली दिख रहा है कि वो उसको छोड़ना चाह रही है, लेकिन वो छोड़ के वहां से नहीं जाती हैं। अब इसके अंदर आपकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि पूरा करती हैं डिजर्शन के एक ग्राउंड को, कि अपने आप में कब कंप्लीट होगा कि ये डिजर्शन कहा जा रहा है। तो इट मस्ट बी टोटल रिपुडिएशन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैरिज, कि मतलब ये है कि टोटली ही वो रिप्यूडिएट मतलब कि खत्म कर दे, जो शादी के ऑब्लिगेशंस हैं उनके कंप्लीटली तरीके से उनको वो निभा नहीं रही है, तो वो अपने आप में क्या होगा एक रिपुडिएशन बोला जाएगा। ये नहीं होता मतलब कि एक लड़ाई करके जैसे कि घर से चले गए, ससुराल से अपने मायके चली गई है, उसके बाद विदाउट इंटेंडिंग टू सीज कोहेबिटेशन, तो ये आपका एक तरीके से अपना जो है डिजर्शन नहीं होगा। मतलब एक्चुअल इंटेंशन उसकी थी कि वो शादी की सारी ऑब्लिगेशन है उनको कभी भी पूरा ना करे, उसके पीछे उसकी इंटेंशन यही थी। दूसरा आपका बोला गया है सो एनिमस डेजिडेंडी मस्ट बी देयर, मतलब इंटेंशन टू ब्रिंग कोहेबिटेशन परमानेंटली टू एन एंड है, मतलब कि वो चाहती है कि कंप्लीटली तरीके से उनका जो फिजिकल रिलेशनशिप का ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट ही खत्म करना चाह रही है, तो वो अपने आप में डिजर्शन बोला जाएगा। फैक्टम ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का फैक्ट वहां पे आपका एग्जिस्ट करता होना चाहिए, विदाउट रीजनेबल कोज होना चाहिए, उसके पास इतना बड़ा कोई कारण ना हो कि जिससे कि वो वहां से छोड़ के चली जाए, वो है। विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी है, ये ऐसा कुछ जब कर रही है, वो छोड़ के गई है, उस टाइम पे उसके हस्बैंड की किसी तरीके से कोई कंसेंट नहीं होनी चाहिए उसको छोड़ के जाने में। 2 ईयर का पीरियड अगर वो अलग से रहती हैं और पेटिशन फाइल करने के पहले, मतलब डाइवोर्स के बाद 2 साल तक अगर वो अलग रह रखे हैं, डाइवोर्स की पेटिशन से पहले अगर वो 2 साल से अलग रह रहे हैं, तो वो अपने आप में ऑटोमेटिकली कोर्ट के पास एक ग्राउंड बन जाता है कि वो इस ग्राउंड के ऊपर हस्बैंड को जो है वो डाइवोर्स दे सकते हैं। तो ये इस केस के अंदर आपकी एक्चुअल के अंदर आ जाएगा, जहां पे ऑलवेज नेसेसरी है कि रिस्पोंडेंट ने मैट्रिमोनियल एक तरीके से होम को फोरसेकन या फिर अबंडन कर रखा हो, तो वाइफ अगर है वो अपने ससुराल को कंप्लीटली छोड़ के जा चुकी हो, तो उसको बोला जाएगा कि इंटेंशन भी थी यहाँ पे, फैक्ट भी था छोड़ के जाने का, और एनिमस भी है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हो रही हैं तो उन सब केसेस के अंदर डिजर्शन होगा, और डिजर्शन अपने आप में एक ग्राउंड होता है कि वो उस बेस के ऊपर फोल्ट थ्योरी के तहत उससे डाइवोर्स ले सकता है। फिर आपका आ जाता है कंस्ट्रक्टिव के अंदर कि जहाँ पे विड्रॉल फ्रॉम ए प्लेस नहीं है लेकिन फ्रॉम ए स्टेट ऑफ थिंग है, मतलब एक जगह से विड्रॉ नहीं करा। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टिव है, इसके अंदर क्या है कि जो वाइफ है वो छोड़ के घर से नहीं जाती है, लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्ट से भाग रही है, जगह से नहीं जा रही है। पहले वाले केस के अंदर था एक्ट से भी और आपके जगह से भी चली गई थी, लेकिन दूसरे केस में क्या आ रहा है अपने इसमें कंस्ट्रक्टिव के अंदर आपका ये आता है कि जब जहां पर एक वाइफ जो है वो किसी तरीके से विड्रॉ नहीं करती, उस जगह से रहती वहीं पे है, लेकिन जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है कोहैबिटेशन का, उसको क्या है कि वो विड्रॉ कर रही है। मतलब एक साथ रहकर भी, मैरिटल होम के अंदर रहकर भी वो कोहैबिटेशन करने से डिजर्ट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन बना दी जिससे कि मजबूर होकर जो अदर स्पाउस है वो घर छोड़ दे एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर फोर्स किया गया हो
तो उस केस के अंदर बोला जाएगा कि ये पर्सन उसके साथ डिजर्शन कर रहा है और उसको त्यागना बोलेंगे, जो कि अपने आप में ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। फिर बात करी गई आपकी विलफुल नेग्लेक्ट की, तो इट इज डिजाइन टू कवर द कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन को ही ये कंप्लीट आपका कवर करता है। इफ वन deserting party or offending spouse consciously neglect the other party without intention to desert or would nevertheless amount to the desertion, मतलब कि उसका पर्पज जो है वो इंटेंशनल होना चाहिए। नेग्लेक्ट है वो डिस्चार्जिंग ऑफ द मैरिटल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंसोर्टियम और कोहैबिटेशन, मतलब मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में जानबूझ के वो नेग्लेक्ट कर रही है, तो इट हैव ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वाले भी सारे उसके पास आपके ग्राउंड होने चाहिए, प्लस में उसकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए। तो उस केस में बोला जाएगा कि वो जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रही है अपने हस्बैंड को। तो ये केस अपने आप में फॉल करता है अपनी फोर्थ थ्योरी के अंदर, जिसके तहत उनको डाइवोर्स है जो मिल सकता है। फिर बात आती है आपकी कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या होगा? कन्वर्जन करना होता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर परिवर्तन कर लेना। तो अगर एपोस्टेट होगी वाइफ, मतलब कि पहले हिंदू थी और अब वो मुस्लिम बन चुकी है और मुस्लिम बनने के साथ किसी और से शादी करने के लिए भी रेडी हो रखी है, तो उस केस के अंदर भी ये अपने आप में क्या होगा, एक ग्राउंड होगा कि वहां पे वो हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स ले सकता है। बात आती है रिनंशिएशन की। रिनंशिएशन का मतलब होता है कि रिनाउंस द वर्ल्ड है, वर्ल्ड को छोड़ के, जैसे कि मतलब साध्वी बन जाना, इस तरीके का अगर कोई भी एक्ट कर रही है तो रिस्पोंडेंट जो है वो रिनाउंस कर दे वर्ल्ड को, और वो सम किसी और रिलीजियस ऑर्डर के अंदर या फिर कोई और होली सेक्ट को अगर वो एक तरीके से अडॉप्ट कर लेती है, तो उस केस के अंदर आपका आ जाएगा। जैसे कि आश्रम में चली गई हो, या फिर जो ऑब्जर्व करती है, जो सोसाइटी के सारे जितने भी इंटरेस्ट है उनको सबको खत्म करके त्याग के, इस वर्ल्ड को त्याग के, जैसे आदमी के केस में बाबा बन गया जैसे बोलते हैं, तो उस तरीके का अगर यहाँ पे ऐसा कुछ वाइफ करती है तो वो भी अपने आप में ग्राउंड बनेगा हस्बैंड के पास कि वो डाइवोर्स का केस है जो फाइल कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 13 के अंदर दी गई हैं, तो एक बार BR एक्ट की लैंग्वेज भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? सेक्शन 13 आपका बोलता है डाइवोर्स के रिगार्डिंग एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बोलता है कि कोई भी शादी चाहे तो 1955 के इस एक्ट के आने के पहले हो रखी हो और चाहे वो एक्ट के आने के बाद शादी हो रखी हो, में ऑन ए पेटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, या तो हस्बैंड या तो वाइफ क्या कर सकती है उस केस के अंदर आपका पेटिशन लगा सकती है कि शादी को बी डिसॉल्व बाय द डिक्री ऑफ द डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी, मतलब कि हस्बैंड अगर पेटिशन लगाएगा तो पेटिशन के अंदर केस फाइल करेगा, उसके अंदर ये चीज लिखेगा कि जो अदर पार्टी है मतलब मेरी वाइफ है, उसने ये फॉलोइंग मेरे साथ हरकतें कर रखी हैं जिसके बेस पे मेरी शादी को जो है डिसॉल्व कर दिया जाए। तो फर्स्ट बोलता है द अदर पार्टी हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। एडल्ट्री का नंबर 1 के अंदर दिया गया है कि जब भी कोई हस्बैंड जो है केस फाइल करेगा कि मेरी वाइफ ने एडल्ट्री कमिट करी है, मतलब कि मेरे अलावा किसी और मर्द, गैर मर्द के साथ वो सेक्सुअल एक्ट कर चुकी है, तो वो अपने आप में एडल्ट्री होगा, जो कि फर्स्ट आपके पॉइंट के हिसाब से अपने आप में ग्राउंड बनेगा कि वो डाइवोर्स ले सकता है। 1 का ए बोलता है कि शादी होने के बाद द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी, क्रुएलिटी उसके साथ करी गई है। क्रुएलिटी आपको मैंने बताया जैसे मेंटल लेवल की हो सकती है या फिर उसको फिजिकली किसी तरीके से आपका जो है हरेसमेंट करी जा सकती है, तो वो अपने आप में ग्राउंड है। फिर आपका बोलता है डिजर्शन, डिजर्शन मतलब कि त्यागना, जिसको बताया था ये 3 चीजें अगर उसको अलग रहते 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका तो अपने आप में ऑटोमेटिकली ग्राउंड बन जाएगा, लेकिन उससे पहले जब वो चली गई है तो उसके बाद भी यहाँ पे डाइवोर्स का ग्राउंड जो बना के उसको डाइवोर्स की एक पिटीशन लगाई जा सकती है। सेकंड बोलता है सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अगर वो कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन की बन चुकी है, मतलब अगर हस्बैंड है तो वो अगर दूसरे रिलीजन में चला गया, वाइफ है तो वो दूसरे रिलीजन में चली गई है, मुस्लिम बन गई है, या फिर आपकी क्रिश्चियन दूसरे किसी धर्म को अपना ले तो उसके इसके अंदर भी होगा। फिर आपका बोलता है हैज इनक्यूरेबली ऑफ द अनसाउंड माइंड, वो इस तरीके की अनसाउंड माइंड की है। अब उनके अलावा और भी कुछ ग्राउंड बनते हैं, ये तो आपको बताए थे, उनके साथ यहाँ पे है कि वो इस तरीके के पागलपन है उसको जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता, और हैज सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूसली और इंटीमेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि बीच बीच में क्या हो रहा है उसके साथ, इंटरमिटेंटली का मतलब तो बीच बीच में कभी कभार वो साइको जैसा बिहेव करने लग जाए, कभी कभार वो ठीक हो जाती हैं, इस तरीके का कुछ इंटरमिटेंटली कुछ हो, या फिर कंटिन्यूसली एक तरीके से वो पागल ही है। फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच ए काइंड और ऑफ टू सच एन एक्सटेंट दैट द पेटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद दैट रिस्पोंडेंट, और इस तरीके का पागल लेवल है जिसके कारण वो जो हस्बैंड है या फिर जो वाइफ है वो उसके साथ दूसरे अपने स्पाउस के साथ ना रह पाए, तो उसके इसके अंदर जो हस्बैंड है या फिर वाइफ जो है वो केस फाइल कर सकती है। एक्सप्लेनेशन बोलता है द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है मेंटल इलनेस, मेंटल की पागली, या फिर अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, दिमाग का कंप्लीट तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रखा है, पूर्ण विकसित दिमाग ना हो, साइकोपैथिक हो, उसको साइकोपैथिक कोई डिसऑर्डर हो रखा हो, या फिर एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड
एंड इंक्लूडिंग द सीजोफ्रेनिया, या फिर उसको सीजोफ्रेनिया नाम की कोई बीमारी होती है मेंटल लेवल की जिसके अंदर कभी ठीक नहीं हो सकती, मतलब लाइलाज कुछ बीमारियां होती हैं, तो उन सबको भी ग्राउंड बनाया जा सकता है डाइवोर्स के केस का। फिर एक्सप्रेशन आपका बोलता है साइकोपैथिक डिसऑर्डर, मतलब कि परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, उसकी जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है वो ना हो, या फिर सीरियस नेचर का वो इररिस्पॉन्सिबल कोई पर्सन हो, या फिर अब नॉर्मलिटी मतलब कि जो नॉर्मली तरीके से एक तो एग्रेसिव होता है, एक होता है अब नॉर्मल जो कि मतलब कि असाधारण तरीके का एग्रेसिव नेचर का कोई भी पर्सन है, तो उस केस के अंदर भी क्या करा जा सकता है, डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। फिर आपका बात करता था फोर्थ क्लॉज जो कि विरुलेंट और इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी की, जो कि अब ऑमिट कर दिया गया एक्ट नंबर 6 ऑफ द 2019 के हिसाब से। और उसके बाद आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 18 का क्लॉज 2 का सी, वो भी अपने आप में जो है ऑमिट कर दिया गया। फिर बोलता है सफरिंग फ्रॉम दी वनरियल डिजीज ऑफ इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ऐसी कोई बीमारी है जो कि एक दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती है, तो इस तरीके की अगर वनरियल कोई भी डिजीज उसको है तो उसके ग्राउंड के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर बोलता है हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, जो आपको यहाँ पे बताया था कि वर्ल्ड छोड़ के वो अगर किसी दूसरे एक तरीके से सोसाइटी को त्याग के अगर जैसे साध्वी वगैरह बन जाते, आश्रम चले जाए तो वो, या फिर अगर कोई भी 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड से उसको सुना ही ना हो, ना कभी किसी ने देखा जो उसको देख सुन सकते थे, तो उसके लिए तो यही माना जाएगा कि वो मर चुकी है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपका सेक्शन दिया गया है, तो उसके अंदर 108 सेक्शन के अंदर दिया गया कि किसी पर्सन के बारे में अगर 7 साल तक ना सुना जाए उस पर्सन के द्वारा जो उसको देख सुन सकते थे, तो अब मान लिया जाएगा कि वो मर चुका, तो अब डाइवोर्स का अपने आप में ग्राउंड होगा, उसके बेसिस पर डाइवोर्स की डिग्री पास हो सकती है। एक्सप्लेनेशन की बात करी गई है, द एक्सप्रेशन desertion means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without the reasonable cause, कि जो जहां पे डिजर्शन किया गया था वो दूसरी पार्टी के खिलाफ कमिट किया गया जो कि विदाउट दी रीजनेबल कोज था, वहां पे किसी तरीके का कोई रीजनेबल कोज नहीं था जिसकी वजह से, मतलब एक सॉलिड कारण नहीं था जिसके बेस पर डिजर्शन किया जाए, लेकिन बिना एक सॉलिड ग्राउंड के अगर उसको छोड़ के जा रही है तो वो अपने आप में डिजर्शन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। फिर बोलता है विदाउट दी कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब कि वाइफ छोड़ के गई है हस्बैंड की कंसेंट के बिना, बिना सॉलिड कारणों के, हस्बैंड की इच्छा के विरुद्ध छोड़ के गई है, जो कि इंक्लूड करता है विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पेटिशन बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज, और ग्रामेटिकल कोई भी वेरिएशन हो या फिर कोग्नेट एक तरीके का आपका एक्सप्रेशन हो, शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, तो उस केस के अंदर भी उसको माना जा सकता है कि वो पर्सन जो हस्बैंड है वो उसको डिजर्शन के बेस के ऊपर डाइवोर्स है जो दे सकता है। ये आपका थ्योरी नंबर 1 था जो कि यहाँ पे फोर्थ थ्योरी के अंदर था, मतलब एक पार्टी ने ऐसा किसी तरीके का कोई ना कोई हरकत गलत करी है जो कि एक तरीके से पेटिशनर मतलब कि हस्बैंड को क्या है इफेक्ट करती है, अफेक्ट करेगी, तो क्या होगा भैया, डाइवोर्स का केस फाइल होगा और कोर्ट उसको डाइवोर्स देगी, और साथ में हो सकता है उस वाइफ को क्राइम के लिए भी चार्ज कर दे। बात आती है उसके बाद आपकी इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी की, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है जिनके अंदर इन ग्राउंड के ऊपर भी जो कोर्ट है उसको डाइवोर्स नहीं दे रहा है, तो उसके बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे ग्राउंड मिलेंगे जहां पर उस हस्बैंड का उस वाइफ के साथ रहना कतई पॉसिबल नहीं है कि वो उसके साथ रह ले, मतलब कि कहीं किसी तरीके का कोई ग्राउंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है जिसके बेस पे जो है शादी को दोबारा से कंटिन्यू रखा जा सके या फिर रिवाइवल करने का कोई चांस लगे। तो बोलता है वेयर देयर इज नो चांस ऑफ द रिवाइवल और द कंटिन्यूएशन ऑफ द मैरिज, मैरिज को कंटिन्यू रखने का या फिर उसको रिवाइव करने का, दोबारा से उनको साथ में छोड़ने का, इस करने के बाद दोबारा एक साथ रहने का उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कई बार हो जाता है ना कि जैसे इन ग्राउंड पे तो डाइवोर्स मिलता नहीं है, अब प्रैक्टिकली कोर्ट में लोगों ने देखा होगा कि जब भी दोनों पार्टीज आपके आती हैं तो हाथापाई करने लग जाएंगे, दोनों पार्टीज के जो भी पेरेंट्स आते हैं या फिर साथ में आने वाले जो भी विटनेसेस पर्सन्स हैं वो भी क्या करते हैं एक तरीके से एक दूसरे के साथ हाथापाई आ रही है, चप्पल फेंक रहे हैं, कुछ और हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरीके की हरकतें जो कि मेंटल लेवल से फिजिकली तरीके से इस तरीके से इफेक्ट करती है कि उनका साथ में रहना किसी तरीके का 1% चांस भी ना लगे, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इररिट्राइवेबल आपकी ब्रेकडाउन थ्योरी के अंदर उसको असाध्य कारणों के ऊपर उसको क्या है डाइवोर्स है जो दे सकती है। तो ये आपके कुछ ग्राउंड बनते हैं, उनके साथ आपका 1 का ए है, ब्रेकडाउन थ्योरी भी आपकी दी गई है। अब 1 ए के अंदर आपकी अगर कोहेबिटेशन करने के लिए आपको बोला गया था, यहाँ पर डिजर्शन के बाद डिक्री पास हुई जुडिशियल सेपरेशन की, उसके बाद किसी तरीके का कोई भी अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है टाइम और उसके बाद भी अगर कोई प्रिजम्पशन नहीं है, मतलब कि एक तरीके से आपकी रिजम्पशन नहीं हो रहा कोहेबिटेशन का, उनके बीच में किसी तरीके का फिजिकल एक्ट नहीं हो रहा है, या फिर जहाँ पर हस्बैंड ने उस वाइफ को वापस लेके आने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी
जहाँ पे क्या बोलता है, एक 1A के अंदर ब्रेक डाउन थ्योरी है जो कि बोलता है कि जहाँ पर आइदर पार्टी टू द मैरिज क्या कर सकती है, शादी होने के बाद एक एप्लीकेशन लगा सकती है अपनी शादी को तोड़ने के लिए इस ग्राउंड के ऊपर कि डाइजेशन किया था और डाइजेशन होने के बाद एक या एक से ज़्यादा साल हो चुका है उन हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल एक्ट को हुए, और दूसरा आपका बोलता है कि वाइफ चली गई थी तो हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया था, मतलब पिटीशन लगाई थी उसको वापस लेके आने की, और वो डिक्री पास कर दी थी कोर्ट ने कि उसको वापस ले आओ, लेकिन एक साल से फिर भी वाइफ वापस नहीं आ रही है, तो वो उस केस के अंदर भी आपका क्या होगा, डाइवोर्स देने के लिए एक ग्राउंड अपने आप में बन जाएगा। तो ये आपकी ब्रेक डाउन थ्योरी है नंबर 3, जिसको ब्रेक डाउन थ्योरी भी बोली जा सकती है कि शादी को तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन थ्योरी। मतलब कि नंबर 1 थ्योरी और नंबर 3 जो थ्योरी के अंदर आपके सारे ग्राउंड दिए गए हैं, इनके अंदर अगर किसी तरीके से डाइवोर्स नहीं मिल रहा है तो उनके बाद बचे हुए ग्राउंड जो कि मैंने आपको पहले बताए इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के तहत भी उनको जो है एक डाइवोर्स की डिक्री है जो ग्रांट करी जा सकती है। तो ये सारे ग्राउंड थे जो कि अपने बात करे गए थे हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड क्या कर सकता है, इन सब ग्राउंड्स के ऊपर वाइफ से जो है तलाक ले सकता है। तो अगर आपको वीडियो में कोई क्वेरी लग रही हो कुछ तरीके की तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ आई हो, अच्छा लगे सेशन, तो शेयर करके जाना है वीडियो को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, गुड लक।